सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, सबकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी बाल विकास। इसमें जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वो है हमारे विकास के सिद्धांत, और इनके अंतर्गत मैं आपको लेव वाइगोत्स्की पढ़ा चुका हूँ। लेव वाइगोत्स्की के बाद जीन पियाजे पढ़ा चुका हूँ, और जीन पियाजे को मैंने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। कितने लेक्चर्स में कंप्लीट किया है? 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, यानी उनसे संबंधित कोई भी मुख्य बात को मैंने नहीं छोड़ा है। और इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे लॉरेंस कोलबर्ग। कौन? लॉरेंस कोलबर्ग को हम पढ़ने जा रहे हैं। और जो इससे अगला वीडियो आएगा फिर, ठीक है, आपके लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और आज हम लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ लेंगे। इनसे संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तरी का वीडियो आपको मिलेगा। धैर्य बनाए रखें, पढ़ते रहें। और आपको मैं बार बार याद दिलाऊंगा, हमारा जो टारगेट है 25 जुलाई का टारगेट ये है, इससे कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, मेरे द्वारा प्रदान की चीज़ों को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले कि ये टारगेट भी आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो पढ़ने का है वो एक अनूठा तरीका है, कुछ अपने ही हिसाब से हम पढ़ते हैं। अगले महान मनोवैज्ञानिक हमारे, इनका नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग की बात है, जिस प्रकार से मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की का भी पासवर्ड दिया था, उसी हिसाब से इनका भी पासवर्ड याद रखना आपको। पासवर्ड में इसको कर लो आप O, ठीक है। इनका पासवर्ड है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, ठीक है। किनका? लॉरेंस कोलबर्ग। सिंपल, लॉरेंस कोलबर्ग, नैतिक दुविधा, ठीक है। आइए देखते हैं, जानते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? ये एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उनका अध्ययन हिज नामक व्यक्ति पर आधारित था, जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। मतलब कि उन्होंने जो अपना अध्ययन किया था, उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर किया था, और उस व्यक्ति का नाम था हिज। और ये जो हिज था, इसकी पत्नी को कैंसर था। हुआ ऐसा था, जो हिज नाम का ये व्यक्ति था, इसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। और उसी दौरान एक डॉक्टर था, उसने एक दवाई बनाई थी जो कैंसर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती, ठीक है। इसको उसका पता लगता है कि यहाँ भी ऐसे ऐसे डॉक्टर ने दवाई बनाई है। तो ये हिज उस डॉक्टर के पास जाता है, तो वह पाता है कि ये दवाई बहुत महंगी है, यह इस दवाई को अपनी घरवाली के, अपनी पत्नी के लिए नहीं खरीद पाएगा। तो इसने, यानी हिज ने उस डॉक्टर से बहुत बोला कि आप प्लीज़ इस दवाई को सस्ते में दे दें, क्योंकि इस पे इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे, कि आप सस्ते में दे देंगे तो इससे मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। तो डॉक्टर ने सस्ते में देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें डॉक्टर की भी गलती नहीं थी। दवाई का नया नया आविष्कार हुआ था, तो इसलिए डॉक्टर भी नहीं दे सकता था, उसके भी कुछ पाबंदियां थी इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये हिज नाम का व्यक्ति जो है, ये हिज नाम का व्यक्ति सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, रात को इसके यहाँ पे मैं चोरी कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्लान बनाता है, और प्लान बनाने के बाद में सोचता है कि यार चोरी करूँ तो चोर कहलाऊँगा, चोरी नहीं करूँ तो दवाई नहीं मिलेगी, मेरी पत्नी मर जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, ये नैतिक दुविधा में फंस गया। बोले करूं ना करूं, करूं तो क्यों करूं, ना करूं तो क्यों नहीं करूं, ठीक है। तो कहने का मतलब किसमें? नैतिक दुविधा में फंस गया। यही हमारे लॉरेंस कोलबर्ग का पासवर्ड है, नैतिक दुविधा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक नैतिक दुविधा में ही फंसा रहता है। किसी भी कार्य के लिए कि करा जाए तो क्यों करा जाए, नहीं करा जाए तो क्यों नहीं करा जाए, ठीक है। किस में फंसा रहता है? वो नैतिक दुविधा में फंसा रहता है। जिस प्रकार देखो, ये नैतिक दुविधा मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। आपने 10th किया, 10th पास करके आप पहुँचते हैं 11th क्लास में, ठीक है।
11th क्लास में बड़ी टेंशन होती है यार, साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ, नैतिक दुविधा आरंभ। ठीक है, तो ये ही इनका पासवर्ड है। आइए इनके बारे में और आगे पढ़ते हैं। उनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर किया गया था, यानी कि इन्होंने ये नैतिक दुविधा का जो प्रयोग किया था 10 से 16 वर्ष तक के लड़कों पर किया था। उनके अनुसार नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि नैतिक तर्कणा का परिणाम है। जो नैतिक विकास है ये सीधी रेखा में नहीं होता है, ये नैतिक तर्कणा का ही परिणाम है, जिसका एक भाग नैतिक दुविधा है। और इसी का एक भाग क्या है? नैतिक दुविधा। देखो, नैतिक तर्कणा शब्द आया है और नैतिक दुविधा शब्द आया है। देखिए, जानते हैं इनके बारे में भी देखेंगे। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन में नैतिक दुविधा के बीच ही फंसा रहता है, हाँ ना, किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ नैतिक तर्कणा आया, देखते हैं क्या है ये। देखो, नैतिक दुविधा तो ऐसे होता है, जैसे सपोज आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले से आप डिमांड करते हैं कि मेरे को एक वाइट कलर की टी शर्ट दिखाओ और एक ब्लैक कलर की टी शर्ट दिखाओ। वो आपको दोनों टी शर्ट दिखाता है। ठीक है, आप उन टी शर्ट में बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, बोले यार वाइट कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को और ये ब्लैक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बोले वाइट लूँ या ब्लैक लूँ, वाइट लूँ या ब्लैक लूँ, खड़े हैं। ठीक है, चिंतन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो दुविधा है उसे हम क्या बोलेंगे? देखो, ये लाइन पढ़ेंगे पहले। नैतिक दुविधा पॉजिटिव में और निगेटिव में बनती है। तो वाइट लूँ या ब्लैक लूँ, तो इस प्रकार की जो दुविधा है इसे कहते हैं पॉजिटिव वाली, इसे नैतिक दुविधा कहते हैं। और ये पॉजिटिव बनती है। पॉजिटिव मीन्स लेनी तो है, ना का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाइट लूँ या ब्लैक लूँ, ऐसा नहीं है कि वाइट लूँ या लूँ ही ना, तो हमारी जाएगी पॉजिटिव निगेटिव। तो उस वाले चिंतन को हम नैतिक दुविधा नहीं बोलेंगे। नैतिक दुविधा जब दो में से एक को लेना है तो हमारी जो उस प्रकार का चिंतन होगा उसे नैतिक दुविधा बोला जाएगा। और बोले ये भी ना करूं और ये भी ना करूं, ठीक है, तो ये दोनों निगेटिव होंगे, मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों। ऐसा नहीं है कि यार या तो वाइट टी शर्ट लूँ या तो लूँ ही ना, लूँ तो पॉजिटिव, ना लूँ तो निगेटिव। तो उस प्रकार का जो चिंतन होगा वो नैतिक दुविधा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? नैतिक दुविधा पॉजिटिव और निगेटिव में बनती है। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आने वाले लेक्चर में या आने वाले वीडियो में मैं आपको लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और कोलबर्ग से संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी कराऊंगा और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नैतिक विकास के चरण, मतलब कि जो ये हमारे कोलबर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण दिए थे। नैतिक विकास का पहला चरण है हमारा पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व परंपरावादी अवस्था। और यह अवस्था कब से कब तक होती है? 3 से 10 वर्ष तक अवस्था होती है। देखो क्या होता है, एक बच्चा तो ऐसा है, मतलब 3 से 10 वर्ष की बात करते हैं, 3 से 10 वर्ष तक का एक बच्चा तो ऐसा है जो अहम केंद्रित है, यानी स्वार्थी बच्चा है। अहम केंद्रित यानी स्वार्थी बच्चा हो, अहम केंद्रित है यानी उसे अपने से ही मतलब है। सारी मिठाई मुझे दो, जितनी भी मिठाई है, जितना भी खाने का सामान है या जितनी भी आइसक्रीम है, सारी मुझे दो, नहीं मिलेगी तो रो पड़ेगा, चाहे बाद में उससे बच जाए। वो 3 से 10 वर्ष तक की आयु का ही एक अन्य बच्चा होता है, वो इस प्रकार का है। दंड एवं आज्ञा पालन, माता पिता के नियंत्रण की, ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन और माता पिता के नियंत्रण की
कहने का मतलब है माता पिता का नियंत्रण होता है। देखो इसको आप ऐसे करेंगे, दंड एवं आज्ञा पालन, विराम चिन्ह लगाएंगे यहाँ। फिर उसके बाद माता पिता का नियंत्रण की थोड़ी मिठाई छोटे भाई को भी दो। एक ऐसा बच्चा है, उसे माता पिता की बात माननी पड़ रही है, बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है। जिस प्रकार से मिठाई एक इधर अहम केंद्रित बच्चा सारी की सारी मुझे दो, ये नहीं देता, इसे माता पिता की बात माननी है और उनके दंड का डर है। ठीक है, बोले यार कहीं ऐसा नहीं हो तो नहीं देगा तो पिताजी पिटाई लगा देंगे। एक ऐसा बच्चा है। तो यहाँ से ही जीवन में आरंभ हो गई है तर्कणा, नैतिक दुविधा आरंभ हो गई यहाँ से जीवन में। कब से? छोटी उम्र से ही। बोले कि यार ये सही है या ये सही है। तो यही हमारे लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत के द्वारा समझाना चाहा है कि बच्चे के जीवन के आरंभ होते ही आरंभ हो जाती है नैतिक दुविधा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे आते हैं, इनके दूसरा चरण क्या है। देखो ये मैंने लिख दिया, फंस गया है नैतिक दुविधा में कि वो अच्छा है या ये अच्छा है, ये सही है ये सही है। ठीक है, ये बच्चा सही है, ये बच्चा सही है, ये सही है मैं सही हूँ, वो सही है मैं सही हूँ। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके आगे आते हैं हम। आगे फिर है हमारा उनका दूसरी अवस्था है। इस दूसरी अवस्था को कहते हैं हम नैतिक रूढ़िवादी, परंपरावादी अवस्था। ठीक है, इसके दो अन्य नाम है, नैतिक रूढ़िवादी और परंपरा अवस्था। दो अन्य नाम मीन्स इस अवस्था के दो नाम हैं। जिस प्रकार से उसके भी दो तीन नाम थे, इसी प्रकार से इस अवस्था के भी दो नाम हैं, नैतिक रूढ़िवादी या परंपरावादी अवस्था। ये अवस्था कब से कब तक होती है? 10 से 13 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसका पासवर्ड है अनुकरण एवं स्मृति। देखो भाई, 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है ये। इसमें देखो क्या होता है, एक तरफ तो बात हो रही है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था, और एक तरफ है कानून व्यवस्था, सामाजिक वैधानिक नियमों को मानते हुए आत्मनिर्भरता कि मैं अपना निर्णय खुद लूँ। अब देखो जानते हैं, पहले अच्छा लड़का अच्छे लड़के अवस्था की बात करते हैं। घर पे बैठे हुए हैं, पिताजी आए हैं, बात चल रही थी, देखो भाई पड़ोसी के बच्चे की नौकरी लग गई, पुलिस में उसका नंबर आ गया है, कितने अच्छे बच्चे हैं इनके, और लड़की मेहनत कर रही है, अगले साल को उसका भी आ जाएगा। और एक हमारा बच्चा है, ये देखो खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं वो। ठीक है, लेकिन जो हमारा बच्चा है वो कानून व्यवस्था सामाजिक वैधानिक नियमों को मानते हुए आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वो तो नहीं करना चाहता किसी की नौकरी, वो तो कोई भी ऐसा काम करना चाहता है जो आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, कोई डॉक्टर बन जाना या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेना जिसमें आत्मनिर्भर हो, यानी दूसरे की वहाँ पे कोई पाबंदी ना रही। तो 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों की बात हो गई है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये तो सोचता नहीं कि यार पुलिस की नौकरी तो 18 वर्ष की नौकरी 18 वर्ष की एज में ही लगेगी। एग्जांपल दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है नहीं, तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी क्या बन गया है, बोले कि यार पड़ोसी का अंकल जी का बच्चा अच्छा है या मैं अच्छा हूँ कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। जैसे पापा जी बोले पड़ोसी के बच्चे ने शर्मा जी के बेटे जैसे बनो। ठीक है, तो यहाँ भी बोले या वो अच्छा है या मैं अच्छा हूँ। यहाँ भी क्या आरंभ होगी, यहाँ भी आरंभ होगी है नैतिक दुविधा। सिंपली कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में नैतिक दुविधा में ही अटका रहता है। इसके बाद अब हम आगे आते हैं। देखो इसको मैंने और शामिल किया, पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा नहीं समझ पाता कि घर वालों की बात मानते हुए दूसरों का अनुकरण करें या वैधानिक नियमों को मानते हुए आत्मनिर्भर बने, और नैतिक दुविधा में फंस जाता है। मतलब कि बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं क्या काम करूं, कि या तो घर वालों की बात मानूं या फिर वैधानिक नियमों को मानते हुए आत्मनिर्भर बनूं। मतलब कि नैतिक दुविधा आरंभ। ठीक है, इसी के साथ अब हम थर्ड पे आते हैं। इनकी जो तीसरी अवस्था है, इस अवस्था का नाम है
उत्तर नैतिक, उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था। ये कब से कब है? ये है 13 से 16 वर्ष तक। ठीक है, फिर देखो जानते हैं, एक बच्चा तो इधर है इस एज का, एक बच्चा इधर है। ठीक है, इधर वाले की क्या बात है? सामाजिक अनुबंध, मतलब कि समाज में अनुबंध कर लिया। और इधर का सार्वभौमिक नैतिकता, सभी का भला हो। ठीक है, सामाजिक अनुबंध मीन्स चोर चोर मोसेरे भाई, बोले यार तू मेरी नहीं बताना, मैं तेरी नहीं बताऊंगा, तू भी कर ले और मैं भी कर लूँ, बस हमारा लाभ होना चाहिए। बहरहाल अपना अपना करना, जैसे तुम मुझे टमाटर दो मैं तुम्हें पैसे दूँ, तो पैसे दूंगा, अपना अपना करना। ठीक है, अपना अपना भला। एक तो इस प्रकार का व्यक्ति हो जाता है, और एक इस प्रकार का हो जाता है जो सार्वभौमिक नैतिकता, बोले सबका भला हो, सभी का भला हो, चाहे मेरा भला हो या न हो। आपने देखे भी होंगे बहुत लोग इस प्रकार के आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन गया है? यहाँ पे भी आरंभ हो गई है नैतिक दुविधा, बोले यार ये सही है सामाजिक अनुबंध या सार्वभौमिक नैतिकता सही है। तो क्या आरंभ हो गया? यहाँ पे भी आरंभ है नैतिक दुविधा। कहने का मतलब है लॉरेंस कोलबर्ग की तीनों अवस्था में उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक दुविधा में फंसा रहता है, ये करूं वो करूं। इसी नैतिक दुविधा में फंसे फंसे एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। हमने इनकी 3 अवस्थाएं पढ़ ली, इनके सिद्धांत की। आशा करता हूँ आवाज़ आपको सही आ रही होगी। थोड़ा स्वास्थ्य वीक चल रहा है, इसलिए थोड़ी बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, नहीं कोई नहीं, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन। नाउ लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। फिर इसके संबंधित प्रमुख बिंदु हमें क्या जानने हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, मैंने 2-3 बिंदु लिखे हैं। देखो प्रमुख बिंदु, लॉरेंस कोलबर्ग का यह सिद्धांत उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी मोरल डेवलपमेंट से लिया गया है। मतलब कि लॉरेंस कोलबर्ग का जो ये सिद्धांत है उनकी किस पुस्तक से लिया गया? द साइकोलॉजी मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ कि जीन पियाजे का कौन सी पुस्तक से लिया गया था। ये सब अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो देख लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, आप खुद समझ पा रहे होंगे अगर आपने एक आध बार एग्ज़ाम दे दिया होगा। इनको जैसे मैं समझा रहा हूँ, वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मैं जस्ट इसके बाद अपलोड करूं या अभी कल अपलोड करूं, लेकिन जब भी अपलोड करूंगा उस वीडियो में इन 3 महान मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा दूंगा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर आगे क्या है देखो, कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में संस्कृति अंतर को महत्व नहीं दिया। इन्होंने संस्कृति का कोई अंतर नहीं माना, मतलब कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना है कि ये सिद्धांत उस संस्कृति वाले बच्चों पर ही कार्य करेगा। ठीक है, इसको कोई महत्व दिया, ये सभी के लिए समान है। फिर उन्होंने अपने प्रयोग में महिलाओं को शामिल नहीं किया। उन्होंने अपना जो प्रयोग किया किस पर किया? उन्होंने अपना प्रयोग, देखो भी किधर था ये, उन्होंने अपना प्रयोग 10 से 16 वर्ष तक के लड़कों पर किया। देखो हमने पढ़ा था ना, कहने का मतलब है इन्होंने अपने प्रयोग में महिलाओं को शामिल नहीं किया। फिर आगे देखते हैं, उनका मानना था कि नैतिक तर्कना और नैतिक व्यवहार के बीच गहरा संबंध है। इनका यह मानना था कि नैतिक तर्कना और नैतिक व्यवहार के बीच बहुत गहरा संबंध है। मतलब कि जिस प्रकार की नैतिक तर्कना नैतिक दुविधा होगी उसी प्रकार का व्यवहार होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में पढ़ाया है समझ आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वीडियो 1 बार देखो, 2 बार देखो। आने वाली वीडियो में आपको इससे संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी करा दूंगा, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सारा CDP कंप्लीट करेंगे, और आपका इन्वायरमेंट और आपका हिंदी, इससे जस्ट पहले मैथ का वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, फिर जैसे ही स्वास्थ्य सही होगा मेरा थोड़ा, तो आपको इंग्लिश आरंभ कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्रमबद्ध तरीके से तैयारी की जाएगी और प्रैक्टिस इतनी करा दी जाएगी
कि ये आपको बहुत छोटा लगने लगेगा, ठीक है नहीं, लेकिन चीज़ों को ध्यान से आप पढ़ते रहेंगे। इस पेंडेमिक में घर बैठे हुए अपने नोट्स मेंटेन करते रहें, चीज़ों को रिकॉल करते रहें और बाकी मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी लोगों तक इसे पहुंचाइए जिनको असलियत में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए चैनल को स्टार्ट किया है। अपने ऑफलाइन बच्चे हैं, कुछ बच्चे किसी कारणवश अपने ऑफलाइन क्लासेस में अपने बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो बेचारे घर बैठे अपनी तैयारी करते रहेंगे, इसलिए चैनल आरंभ किया गया, ठीक है। आशा करता हूँ जो भी मैंने समझाया सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।